भारत के पुनर्जागरण को एक अंतिम गति और दिशा प्रदान किया। आज इन्हीं की शिक्षाओं और इनके मार्गदर्शन जो आज भी लोगों को प्रेरित कर रहे हैं, उसको समझने का प्रयास करेंगे कि क्या प्रमुख शिक्षाएं थी, क्या रास्ते थे स्वामी दयानंद सरस्वती के। और अपने जीवन का बलिदान, यानी कि इन्हें भी जहर पिला दिया गया अपने जीवन के अंतिम समय में। परिवर्तन आसान काम नहीं होता है। परिवर्तन का जो विरोध होता है उसको सह पाना राजा राम मोहन राय के लिए भी कठिन था और इनके लिए भी कठिन रहा। और इनका जो रसोइया था, उसी ने लोगों के बहकावे में आकर के स्वामी दयानंद सरस्वती को जहर दे दिया। बाद में उसने उनसे बता दिया कि हमने आपको जहर दे दिया है। तो उन्होंने उससे कहा कि आप तुरंत चले जाओ यहाँ से, वरना लोग तुम्हारे साथ कुछ गलत कर सकते हैं। और उन्होंने उसे वहां से जाने दिया। स्वामी दयानंद सरस्वती एक ऐसे व्यक्ति थे जिन्होंने ऐसे समय में भारत के लोगों को रास्ता दिखाया। और जो त्रुटियां थी, जो कहीं ना कहीं भटकाव था समाज का, उसको सही दिशा में लाने के लिए बहुत महत्वपूर्ण प्रयास किया। और उनकी शिक्षाएं आज भी लोगों को प्रेरित करती हैं। किसी न किसी रूप में वो आज भी हमारे बीच में हैं। आइए उनकी शिक्षाओं को समझने का प्रयास करते हैं। स्वामी दयानंद सरस्वती ये 19वीं शताब्दी के महान समाज सुधारक थे, एक विचारक थे, आर्य समाज के संस्थापक थे। इनका जन्म 1824 में गुजरात के टंकारा में हुआ था। वेदों का सर्वोच्च ज्ञान का स्रोत माना उन्होंने और नारा दिया कि वेदों की ओर लौटो। वेदों को उन्होंने त्रुटिहीन बताया। वेद के बाद जिन ग्रंथों की रचना हुई है, उसमें कुछ ना कुछ कमियां पाई गई। यानी कि जो उत्तर वैदिक काल में रचनाएं हुई हैं, वो चाहे उपनिषद हो, चाहे उसके बाद की चीजें हो, पुराण, उसमें सब में उन्होंने वेदों को त्रुटिहीन बताया और लोगों को बताया कि जो सर्वोच्च ज्ञान है उसका स्रोत वेद है। अंधविश्वास, मूर्ति पूजा, जातिवाद, बाल विवाह जैसी कुरीतियों का उन्होंने खुल करके विरोध किया। उन्होंने वेदों की ओर लौटो का संदेश दिया। शिक्षा, समानता, महिला सशक्तिकरण, ये सब चीजें थी जो जिस पर वो विशेष रूप से बल दे रहे थे, समाज को दिशा दे रहे थे। और उस पोशाक में लोगों को दिशा दे रहे थे जिस पोशाक के द्वारा ही कहीं ना कहीं महिला सशक्तिकरण का विरोध था, समानता का विरोध था, शिक्षा पर अंकुश था। और आप फिर समझ सकते हैं कि उनके साथ ऐसी स्थिति क्यों हुई होगी कि उन्हें जहर दिया गया और उनके जीवन को समाप्त किया गया। उनकी प्रसिद्ध पुस्तक है सत्यार्थ प्रकाश। ये समाज सुधार का महत्वपूर्ण ग्रंथ है। स्वामी दयानंद ने सत्य की बात किया, नैतिकता की बात किया, राष्ट्रभक्ति पर पूरा जीवन लोगों को रास्ता दिखाया, जिससे भारतीय समाज में जागरूकता और सुधार की एक नई दिशा को बल मिला। आइए उनकी शिक्षाओं को समझने का प्रयास करते हैं। जो उनकी पहली शिक्षा रही, जिस पर उन्होंने सबसे ज्यादा फोकस किया, वो सत्य पर रही। जितने थिंकर्स की, विचारकों की हम लोग चर्चा महापुरुषों की कर रहे हैं, उस सब में आप कॉमन पाएंगे सत्य। सत्य के अनुसरण की वो बात करते हैं। स्वामी दयानंद सरस्वती ने सत्य को जीवन का सर्वोच्च मूल्य माना। उन्होंने कहा कि सत्य को जानना, स्वीकार करना और उसका पालन करना ही धर्म है। और पहले तो सत्य को जानना पड़ेगा, सत्य को स्वीकार करना पड़ेगा, उसके बाद आप उसका पालन कर पाएंगे, और वही धर्म है। सत्य से व्यक्ति का चरित्र मजबूत होता है, समाज में विश्वास स्थापित होता है। असत्य जो होता है वो अल्पकाल के लिए लाभ दे सकता है, लेकिन सत्य अस्थाई है। वो अस्थाई रूप से आपको सम्मान देगा, अस्थाई रूप से सफलता प्रदान करेगा। एक उदाहरण के लिए अगर आप इसको अपने एथिक्स से जोड़ने का प्रयास करिए, तो एक अधिकारी को परियोजना में भ्रष्टाचार दिखाई देता है। यदि वो चुप रहता है, उसे लाभ मिल सकता है, लेकिन वो सत्य का साथ देता है और जांच शुरू करता है। शुरुआत में उसे दबाव झेलना पड़ता है, लेकिन अंत में भ्रष्टाचार उजागर होता है और अधिकारी की जो ईमानदारी है उसकी प्रशंसा होती है, और वो अंदर से मजबूत होता है और अपने काम के प्रति उसका जो समर्पण का भाव है वो बढ़ जाता है। इसका यूज सत्य का, प्रशासनिक ईमानदारी बनाए रखने में, पारदर्शी निर्णय लेने में, जनता का जो विश्वास है उसको बढ़ावा देने में इसकी भूमिका बहुत गहरी है। दूसरी जो प्रमुख शिक्षा थी उनकी, वेदों की ओर लौटने की, यानी वो ज्ञान के महत्व की बात कर रहे थे। स्वामी दयानंद सरस्वती ने ज्ञान और शिक्षा को समाज सुधार का सबसे महत्वपूर्ण साधन बताया। और ज्ञान की शिक्षा आप सुकरात से लेकर अरस्तु, प्लेटो सब में देख चुके हैं। उन्होंने वेदों को सत्य ज्ञान का स्रोत बताया, अंधविश्वास का विरोध किया। उनका मानना था कि शिक्षित व्यक्ति ही सही निर्णय ले सकता है और समाज को आगे ले जा सकता है। शिक्षा वो प्रकाश की किरण है जो जीवन के अंधेरे को दूर कर सकती है। जीवन में कितना भी घनघोर अंधेरा हो, अगर आप सच में शिक्षित हैं तो आप उस अंधकार से लड़ सकते हैं। उस अंधकार में भी आपको प्रकाश की अनुभूति हो सकती है, क्योंकि वो आपके पास ज्ञान की किरण होगी।
जैसे यहाँ एक एग्जाम्पल के रूप में देखिए कि एक गांव में लोग अंधविश्वास के कारण टीकाकरण से बचते हैं। एक शिक्षक वैज्ञानिक जानकारी देकर के लोगों को समझाता है, धीरे धीरे लोग टीकाकरण करवाते हैं और बीमारी का खतरा कम हो जाता है। तो शिक्षा के माध्यम से अंधविश्वास खत्म होता है और समाज में जागरूकता आती है। जो आपके एथिक्स में केस स्टडीज आती हैं, उन केस स्टडीज को सॉल्व करने में थिंकर्स के जो विचार हैं उसकी बहुत बड़ी भूमिका है। ज्ञान का महत्व, अब आपने देखा इस तरीके का अगर आपके पास कोई केस स्टडी आ गई तो यहाँ क्या किया जा रहा है, वो शिक्षक जो है वो जागरूक कर रहा है, लोगों को शिक्षित कर रहा है, ज्ञान दे रहा है, और ज्ञान की समझ से ही वो अपने आप को उस परिवर्तन के लिए तैयार करते हैं। जैसे जब हैजा की बीमारी गांव गांव में फैली थी तो अंग्रेजों के समय में वो लाल दवा, यानी कि जिसको ये क्लोरीन कहते हैं, कुओं में डालने के लिए जो जल स्रोत थे, जलाशय थे, ताकि हैजा के बैक्टीरिया सब जगह पहुंच चुके थे, लोगों को जानकारी नहीं थी। तो ऐसे कई केसेज हैं। फणेश्वर नाथ रेणु के महिला आंचल में उन्होंने जिक्र किया है कि कई जगहों पे जो डॉक्टरों की टीम, मेडिकल टीम पहुंची गांव में लाल दवा डालने के लिए, तो लोगों को लगा अंधविश्वास में, अज्ञानता में, कि यही वो लोग हैं जो हमारे कुएं में आकर के, तालाब में आकर के जिस जल स्रोत का उपयोग हम पानी पीने के लिए करते हैं उसमें बीमारी डाल रहे हैं, और उसको पी करके ही हम लोग बीमार हो रहे हैं और मर रहे हैं। हैजा की बीमारी इतनी खतरनाक थी कि एक डेड बॉडी गांव से ले जा करके लोग उसका क्रियाक्रम संपन्न करते थे, तब तक दूसरी बॉडी तैयार हो जाती थी। जानकारी का अभाव था। वो बैक्टीरिया जो है उनके जूठे ग्लास में या उस बर्तन से, जिस बर्तन को कुएं में डुबोया जा रहा था, पूरे कुएं में हैजा का बैक्टीरिया फैल जाता था। और फिर उसके बाद वो जीवाणु लोगों, जो जो पानी पीता था सब पर उसका प्रभाव बढ़ता जाता था। डिहाइड्रेशन होता था, पानी की कमी होती थी, उल्टी दस्त, तो फिर व्यक्ति सीरियस हो जाता था। उन लोगों ने उस टीम पे हमला किया, कई जगहों पे टीम के लोगों को मार डाला गया। तो अज्ञानता था, समझदारी का अभाव था। अब वो बीमारी इतनी खतरनाक, हैजा आज भी ग्रामीण क्षेत्रों में आप चले जाइए तो महिलाओं ने उसको एक गाली बना लिया था। किसी को अपमानित करना हो, किसी को अपशब्द कहना हो, किसी को डिमोरलाइज करना हो, तो वो हैजा शब्द का प्रयोग किया। हैजा, हैजा को एक ऐसी चीज मान लिया गया कि ये उससे जीवन जो था वो बिल्कुल अस्थिर, कोई 20 साल, 21 साल, 10 साल, 15 साल आयु प्रत्याशा का कहीं कोई मतलब ही नहीं था। तो वो भी एक अज्ञानता थी। तो इससे क्या होगा, वैज्ञानिक दृष्टिकोण ज्ञान से विकसित होता है, निर्णय में तार्किकता आती है, समाज में जागरूकता बढ़ती है। और इसके साथ साथ ये भी ध्यान रखिएगा कि अगर ज्ञान है तो ज्ञान जो है ना, एक बार बार क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है पीढ़ी संघर्ष पे, तो जो जनरेशन गैप पे संघर्ष है, इस पर भी ज्ञान का ही सबसे बड़ा रोल है। जो व्यक्ति हमेशा ज्ञान से अपडेट रहेगा, ज्ञान को हासिल करने की कोई उम्र नहीं होती। भारत में तो प्रौढ़ शिक्षा अभियान भी चलाया गया था। इसीलिए ज्ञान से जो व्यक्ति ओतप्रोत रहेगा, समय के साथ खुद को बदलता रहेगा, तो उसके साथ पीढ़ी संघर्ष जैसी समस्या नहीं आएगी। वरना पीढ़ी संघर्ष क्या है कि एक 10 साल, 20 साल का जो अंतर आता है एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में, तो हो रहे परिवर्तन को वो पीढ़ी एक्सेप्ट नहीं करती है, और फिर दो पीढ़ियों के बीच में संघर्ष बेवजह शुरू हो जाता है। तो उसमें कई तरीके की जटिलताएं और समस्याएं भी शुरू हो जाती हैं। पीढ़ी संघर्ष से बचाने में भी ज्ञान का बहुत शानदार रोल है। मैथिली शरण गुप्त ने भारत भारती, उनकी एक रचना है, उसमें उन्होंने लिखा है कि हमको समय को देख कर ही नित्य चलना चाहिए, बदले हवा जब जिस तरह हमको बदलना चाहिए, विपरीत विश्व प्रवाह के निज नाव जा सकती नहीं, अब पूर्व की बातें सभी प्रस्ताव पा सकती नहीं। और ये तभी संभव है जब कोई व्यक्ति अपने आप को ज्ञान से उत्प्रोत रखेगा, नॉलेज से उत्प्रोत रखेगा। और बार बार आप जान ही रहे हैं कि शिक्षा क्या स्वर साध सकेगी यदि नैतिक आधार नहीं, किंतु डूबना मझधारों में साहस को स्वीकार नहीं। जो साहस है वो मझधार में नहीं टिकेगा। और शिक्षा जो होती है वो कैसी होनी चाहिए, तो शिक्षा ज्ञान जो होना चाहिए वो कंप्लीट होना चाहिए। सिर्फ और सिर्फ विषय वस्तु की ज्ञान नहीं, ज्ञान का मतलब जो व्यवहारिक समझ दे दे, जो जीवन जीने की कला दे दे, जो सोचने समझने को तार्किक बना दे, जो जीवन को उत्कृष्टता की ओर ले जाए, जीवन में शांति, सुकून, नैतिक गुणों का विकास करे, जीवन को वो परफेक्शन की ओर ले जाए, वो ज्ञान है। सोचिए ज्ञान की शुरुआत कितने लंबे समय से हुई होगी। क्या खाना है, क्या नहीं खाना है, ये कितना बड़ा ज्ञान रहा होगा। वो तो किसी ने अपनी लाइफ में एक्सपेरिमेंट किया होगा कि इस फल को खा लिया, इस सब्जी को खा लिया, इस अनाज को खा लिया, और उसका जीवन नष्ट हो गया। उसको फॉलो करने वालों ने फिर उससे वहां से ज्ञान लिया होगा कि इसे नहीं खाना है, ये जहरीली चीज है, और उसको नाम दिया गया कि इसके बचना है। और क्या खाना है तो उस पर नॉलेज, कैसे जीवन यापन करना है, मौसम के बदलाव से कैसे बचना है। तो पीछे हमें तो परिवार की परंपरा से न जाने कितने ज्ञान गिफ्टेड हो जाते हैं।
और अगर इसकी शुरुआत से किसी को जानकारी करनी हो तो न जाने कितनी पीढ़ियां लग जाएंगी जिनको ज्ञान अर्जित करना पड़ेगा, जो व्यवहारिक है। लेकिन फिर भी ज्ञान एक ऐसी प्रक्रिया है जो ताउम्र चलती है, पूरा जीवन चलती है, और इसको सीखने की जरूरत है, हमेशा अपडेट रहने की जरूरत है। नॉलेज वो होना चाहिए जो व्यक्ति के सर्वांगीण विकास के लिए तत्पर हो। विषय वस्तु समझ और शिथिल समझ, उथली समझ, उथला ज्ञान वो बहुत खतरनाक है, उससे बचना है। आजकल ज्ञान का जो स्रोत लोग बना लिया है, जिसको व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी नाम दिया गया, या रील्स हैं या और तमाम चीजें हैं, तो उसमें लोग तमाम तरीके के ऐसे भी ज्ञान को डिलीवर कर रहे हैं जिनका कोई आधार नहीं है, या झूठे हैं, या ऐसी चीजें हैं जो भ्रामक हैं, तो वो भी खतरनाक हो सकती है। इसके बाद में उन्होंने उस समय के समाज के अंधविश्वासों का विरोध किया, और आज भी हमारा समाज अंधविश्वास में बहुत गहराई से जकड़ा हुआ है। हाँ, उस समय की समस्या, आवाज की समस्या में अंतर यह है कि आज ज्ञान का विस्तार, प्रचार प्रसार हो चुका है, लेकिन जिनकी शिक्षा अधूरी है, जो पूर्ण रूप से शैक्षिक नहीं है, भले उनके पास डिग्रियां कितनी भी हों, तो वो भी आज भी अंधविश्वास की के चुंगल में फंस जाते हैं, अपने जीवन को उस गड्ढे में लेकर के पहुंच जाते हैं। और वैसे भारत में कई केसेस आते रहते हैं, कहीं पर आप देखेंगे कि लोगों की ठगी हो रही है, तो कोई अंधविश्वास के चक्कर में किसी तरीके से अपना स्वास्थ्य खराब कर रहा है, किसी दूसरे का कर रहा है। उन्होंने, स्वामी दयानंद सरस्वती ने अंधविश्वास और कुरीतियों का विरोध किया। उनका मानना था कि समाज को तार्किक होना चाहिए, वैज्ञानिक सोच वाला होना चाहिए। अब देखिए, मूर्ति पूजा, बाल विवाह, जातिवाद जैसी कुरीतियों का इन्होंने विरोध किया है। मूर्ति पूजा के समर्थक नहीं है स्वामी दयानंद सरस्वती, बाल विवाह के समर्थक नहीं है, जातिवाद के समर्थक नहीं है, और उन्होंने समाज को प्रैक्टिकल बनाने का, यथार्थवादी बनाने का और जागरूक बनाने का प्रयास किया, ताकि वास्तविक धरातल पे लोग उस स्वतंत्रता के साथ अपना जीवन यापन कर सके जिस स्वतंत्रता के साथ उनको प्रकृति ने जीवन दिया है। सबसे बड़ी समस्या क्या है? लोग रोज बंधन में बंधते जाते हैं। मैंने आपको कहानी सुनाई थी कि एक पथिक था, वो जा रहा था, रास्ते में उसे भूख लगी, प्यास लगी, काफी लंबा समय चल चुका था, तो विश्राम के लिए उसे एक कुटिया दिखाई दी। तो वहां पहुंचा और वहां देखा कि एक महिला है, और उसने उससे कहा कि मैं बहुत थक गया हूँ, क्या मैं विश्राम कर सकता हूँ? उसने कहा बिल्कुल, आप विश्राम भी कर सकते हो, मैं आपको भोजन भी दूंगी, पानी भी दूंगी, लेकिन मेरी एक शर्त है। उसने कहा क्या? कहा जब आप बिस्तर पे लेटेंगे तो इस खाट के चारों तरफ मैं ये रेशम के धागे, वो रेशम के धागे वहां बुन रही थी, उसने कहा आपके लेटने पर हम ये रेशम के धागे आपके शरीर के चारों तरफ बिस्तर के खाट के साथ लपेटेंगे। उस व्यक्ति को लगा कि रेशम का धागा है, इतना मखमली है, इतना कोमल है, और इस कोमल धागे में अगर मुझे लपेटा ही जा रहा है तो क्या दिक्कत? उसने कहा कोई दिक्कत नहीं। उसे खाना खिलाया, पानी पिलाया, विश्राम के लिए वो लेट गया, और जब वो सो गया, महिला ने धागे लपेटने स्टार्ट किए। जब 2 घंटे बाद उसकी नींद खुली, तो तब तक वो रेशम के धागे एक मजबूत लोहे की जंजीर से भी ज्यादा तगड़े हो चुके, वो बंध चुका था। तो कहने का मतलब कहानी से क्या है कि ये जो कहानी है ये बताना चाहती है कि व्यक्ति जो है वो स्वतंत्र पैदा होता है, बिल्कुल स्वतंत्र और उन्मुक्त पैदा होता है। उसको धीरे 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 एक एक बंधन में बांधा जाता है, और वो बंधन कुछ समय के बाद इतना जटिल हो जाता है कि वही बंधन किसका कारण बनता है? दुख का कारण बनता है। वही बंधन उस व्यक्ति की स्वतंत्रता को समाप्त कर देता है। वही बंधन उसको एक ऐसे मजबूत जंजीर में जकड़ देता है कि वो जो प्रकृति के द्वारा नैसर्गिक स्वतंत्रता, नैसर्गिक उन्मुक्ति, नैसर्गिक रूप से जो उसको स्वच्छंदता, सुकून मिला था, वो सब नष्ट हो जाता है, और वो एक दुनिया की दूसरी रेस में शामिल हो जाता है। अंधविश्वास का विरोध करते हुए उन्होंने इन सारी चीजों को बहुत तार्किक तरीके से समझाने का प्रयास किया। यहाँ एक एग्जाम्पल के रूप में देखिए कि एक परिवार है, वो बीमारी के इलाज के बजाय झाड़ फूक करवाता है। एक जागरूक व्यक्ति उन्हें अस्पताल ले जाने की सलाह देता है, इलाज के बाद मरीज ठीक हो जाता है। परिवार समझता है कि अंधविश्वास के बजाय विज्ञान पे विश्वास करना चाहिए। तो देखिए, अभी भी ये चीजें हमारे समाज में चलती हैं। दिल्ली, मुंबई, बड़े बड़े जैसे शहरों में भी इस तरीके के अंधविश्वासों का प्रकोप है। छोटे जगहों पे तो है ही है, छोटे शहरों में तो आपको मिल ही जाएगा, और उसमें तमाम तरीके की उनके पास में दवाइयाँ होती हैं जो तात्कालिक रूप से, जैसे स्टेरॉइड वगैरह, किसी को मान लीजिए पैर में प्रॉब्लम है, शरीर में कहीं भी प्रॉब्लम है, और वो गए, और उनको उसने राख में स्टेरॉइड की गोलियां पीस के खिला दिया,
तत्कालिक रूप से बहुत अच्छा फील आएगा, बहुत आराम होगा। और वो रेगुलर वही जो चीज 10 रुपए का, 5 रुपए का है, उसको 500 रुपए, 1000 रुपए, 500 रुपए, 10,000 रुपए, और तो कोई कीमत ही नहीं है, क्योंकि वहां पे कोई एमआरपी नहीं है। एमआरपी जो होती है उसको आप जानते ही हैं, मैक्सिमम रिटेल प्राइस है। तो जब एमआरपी है नहीं तो कितने में भी लिया जा सकता है। अब कुछ समय बाद उसको क्या पता चलेगा कि स्टेरॉइड खाते खाते उसके शरीर में उसका लीवर खराब हो रहा है, किडनी खराब हो रही है, कुछ और बड़ी प्रॉब्लम हो गई। क्योंकि वो चीजें कहीं ना कहीं जादू की तरीके से काम तो कर रही है, लेकिन उसके पीछे का जो विज्ञान है, जो तर्क है, वो खतरनाक है। इसी तरीके से तमाम तरह की चीजें की जाती हैं। और इसका आज यूज क्या है कि वैज्ञानिक सोच अगर विकसित होगी, तर्क पर आधारित निर्णय होंगे, अंधविश्वास के खत्म होने से समाज में सुधार होगा, और लोग बड़ी समस्याओं से अपने आप को बचा लेंगे। अंधविश्वास का उन्होंने उस समय में भी विरोध किया, और आज के समाज में भी अंधविश्वास कहीं ना कुछ रूपों में बचा हुआ है। लेकिन आज का समाज ज्ञान से ओतप्रोत है, सोशल मीडिया से ओतप्रोत है, लोगों के पास जानकारी का स्रोत अच्छा है, तो धीरे धीरे करके ये सारी चीजें समाप्त हो रही हैं। वरना दिल्ली का एक कमला नगर करके मार्केट है, तो वहाँ का एरिया ही एक एरिया ही था जो इस तरह के लोगों के लिए था, जो वहाँ दुकानें लगा करके ये लोग बैठते थे। अब है नहीं, लेकिन अभी भी होगा। और ये आप इनके पास जाइए, अपनी समस्या बताइए, आपकी हर समस्या का उनके पास समाधान है। और यहाँ तक का समाधान है कि किसी को आपको जीवन से हटाना है, किसी से मुक्ति पाना है, किसी को अपने हिसाब से चीजें कंट्रोल करनी है, उस सब चीजों का ये दावा क्लेम करते हैं। और उसके लिए जो इनका तरीका होता है, उसमें पॉइजन तक यूज करते हैं। अगला है समानता का सिद्धांत। समानता, इक्वलिटी। अब आप देखेंगे कि सबकी शिक्षाएं कहीं ना कहीं कॉमन हो रही हैं। समानता की बात स्वामी दयानंद सरस्वती ने भी किया। सभी मनुष्यों को उन्होंने समान माना। अभी आप से मैंने स्वामी विवेकानंद की चर्चा किया था, तो उन्होंने कहा था कि भगवान, मनुष्य को तो उन्होंने भगवान का दर्जा दिया। तो मैं उस प्रभु का सेवक हूँ जिसे अज्ञानी लोग मनुष्य कहते हैं। मैं उस प्रभु का सेवक हूँ। उन्होंने इंडिविजुअल लेवल पे लोगों को इतना ज्यादा महत्व दिया, और सच्चाई भी यही है। क्रिएशन किसका है? आपको हमको बनाया किसने है? जो क्रिएशन है, जो क्रिएट करने वाला है, तो उसने तो अपना अंश डाल ही दिया है आप में। आपका रिमोट कंट्रोल उसी से संचालित हो रहा है, तो आप तो उसी की प्रतिकृति हैं, उसी का प्रतिनिधित्व तो कर रहे हैं। वो कैसा होगा उसे तो आप नहीं देख सकते, लेकिन उसका बनाया हुआ स्वरूप हम अपनी आंखों से देख सकते हैं। तो स्वामी विवेकानंद ने कहा था, मैं उस प्रभु का सेवक हूँ जिसको अज्ञानी लोग मनुष्य कहते हैं। तो मनुष्य को उन्होंने भगवान का दर्जा दिया, प्रभु का दर्जा दिया। स्वामी दयानंद सरस्वती ने कहा कि सभी मनुष्य समान हैं। और यहाँ देखिए, स्वामी दयानंद सरस्वती अभी 1875 में ये बात कर रहे हैं। 1897 में रामकृष्ण मिशन की स्थापना के बाद स्वामी विवेकानंद वो बात करते हैं, लेकिन लगभग मान करके चलिए 22 साल के बाद। तो वहां तक आते आते मनुष्यों में जो उस समय समाज के अंदर व्याप्त समस्याएं थी, उसका एक स्टेज पे और जाकर के परमार्जन हो जाता है। और जाति, ऊंच नीच, इस सब का उन्होंने विरोध किया। उनका मानना था कि सभी को समान अवसर मिलना चाहिए, जिसकी जो इच्छा है उसको वो करने का अधिकार होना चाहिए। और यही इनके सब क्रांतिकारी विचार थे, जिससे उस समय का जो समाज था, समाज के जो ठेकेदार थे, उनको ये बातें चुभती थी। और उन्होंने इनके खिलाफ साजिश करनी शुरू कर दी कि अगर ऐसा समाज बनेगा, सब पावरफुल होंगे, सब सशक्त होंगे, तो कुछ जो व्यापारी टाइप के, ठेकेदार टाइप के लोग हैं, उनको तकलीफ थी। उन्हें ये नहीं पता था कि हमारी इन हरकतों से ही देश गुलाम है। और अगर जब तक हमारी इस तरह की हरकतें जारी होंगी, हम बटे होंगे, कटे होंगे, तो लोग हमको ऐसे ही शोषित करते रहेंगे। इस चीज को नहीं महसूस कर पा रहे थे वो। और समाज के अंदर इनकी शिक्षाओं का विरोध करने वाला एक वर्ग तैयार हो गया था। इन्होंने समाज में न्याय और समरसता की स्थापना की बात किया। तो कितनी तार्किकता पूर्ण बातें हैं स्वामी दयानंद सरस्वती की। समानता का सिद्धांत आज हमारे संविधान का भी एक अभिन्न अंग है। स्वतंत्रता, समता, न्याय, ये सब फ्रांस की क्रांति से निकले। लेकिन रियल में जो नेचर है, उसने आपको स्वतंत्रता दे रखी है, उसने समानता दे रखी है, उसने न्याय के लिए आपको बना रखा है। तो जब ये फीचर्स गॉड गिफ्टेड है, बाई नेचर आपके अंदर इनबिल्ड है, अगर इसका कहीं वायलेशन होगा तो इंटरनली इनसेटिस्फेक्शन की स्थिति पैदा होगी। और वही गतिरोध, अवरोध, और आपके अंदर जो टॉक्सिसिटी जन्म लेती है, वही क्या करती है, या तो आपको कुंठित कर देगी या विद्रोही बना देगी। तो जिसमें हिम्मत होगी वो विद्रोह करेगा,
और जो कौमें शांत हो जाएंगी, जो विरोध नहीं कर पाएंगी, तो वो गुलाम हो जाएंगे और फिर गुलामी की आड़ में उनका पूरा जीवन, पूरी पीढ़ी दर पीढ़ी शोषण होता रहता है। शिक्षा वही हथियार है जो व्यक्ति को इन सारे मूल्यों से परिचित कराता है, इनसे कनेक्ट कराता है और हर पल जागरूक रखता है। और जो जितना ज्यादा शिक्षा को लेकर के जो समाज, जो राष्ट्र जितना ज्यादा सजग और अलर्ट रहा है, उसने उतनी तरक्की की है। पश्चिम के देशों में आप भले उनके, जैसे एक व्यक्ति ने पूछा था, एक सवाल पूछा बाबा से कि वहां के लोगों का रहन सहन खान पान वो हमारे स्टैंडर्ड का नहीं है, उनकी जीवन शैली उतनी अच्छी नहीं मानी जाती, लेकिन फिर भी वो हमसे आगे क्यों है? तो इसका अगर मेन आप आंसर देखोगे, ढूंढोगे, तो उनका इसका मेन आंसर ये है कि हर तरीके के आध्यात्मिक विकास से लेकर के और बहुत कुछ साधन संसाधन सब कुछ हमारे पास होते हुए भी अगर हम पीछे हैं, तो इसका मेन कारण है शिक्षा का अभाव, शिक्षा के स्तर का अभाव। उस तरीके की शिक्षा हम अपने लोगों के बीच में या अपने समाज में या राष्ट्र के बीच में संचारित नहीं कर पा रहे हैं, उतना महत्व शिक्षा को नहीं दे पा रहे हैं जितना शिक्षा के महत्व को पश्चिमी देशों ने अपने राष्ट्र के अंदर रखा है। शिक्षा वही विकास का माध्यम है, वो चाहे तकनीकी विकास हो, वैज्ञानिक विकास हो, उसके साथ साथ जितने तरीके का शैक्षणिक डेवलपमेंट होगा, जितना ज्यादा उत्कृष्ट लेवल का शिक्षा का विकास होगा, उतना ज्यादा व्यक्ति सशक्त होगा, समाज सशक्त होगा और फिर राष्ट्र सशक्त होगा। हमारे यहाँ शिक्षा व्यवस्था में खामियां क्या है, अगर इससे रिलेटेड चीजें आपसे पूछी जाए, तो अभी कुछ समय पहले एक डिग्री कॉलेज के प्रिंसिपल साहब से मेरी मुलाकात हुई। मैंने उनसे एक सवाल पूछा कि सर, विद्यालय में बच्चों की संख्या कितनी है और क्या बच्चे रेगुलर कॉलेज पहुंच रहे हैं? तो उन्होंने आंसर किया था कि जब बच्चे एडमिशन के लिए आते हैं तो वो पूछते हैं कि सर स्कूल तो नहीं आना पड़ेगा, आपके कॉलेज में डेली आना तो नहीं पड़ेगा क्लास अटेंड करने, क्योंकि अगर डेली आना होगा तो फिर हम किसी दूसरे कॉलेज में एडमिशन ले लें, पास वाला कॉलेज है जिसमें हमें नहीं जाना पड़ेगा, आपके यहाँ सुविधा अगर मिल जाए तो मैं एडमिशन लूँ। तो इसी शर्त पे वो एडमिशन लेना चाहते हैं कि कॉलेज ना जाना पड़े। अब आप सोचिए, जो बच्चा कॉलेज नहीं जाएगा तो उसका किस तरीके से शैक्षणिक आत्मिक उसका व्यक्तित्व का विकास होगा, कम्युनिकेशन स्किल कैसी डेवलप होगी? तो सिर्फ और सिर्फ स्वाध्याय से कुछ नहीं होगा, किताबें पढ़ लेने से कुछ नहीं होगा। आपके दो कान दिए गए हैं, सुनना पड़ेगा। अगर आप सुनने की क्लास में प्रोफेसर को, लेक्चरर्स को सुनेंगे नहीं, तो आपको कैसे आपका डेवलपमेंट होगा? तो ये जो भारत में शिक्षा व्यवस्था की खामी है, ये बहुत बड़ी खामी है। इसमें इस कॉलेज प्रशासन लाचार है। उसको अटेंडेंस बनानी पड़ेगी कि 60% 70% जो भी रिक्वायरमेंट यूनिवर्सिटीज की हैं वो मेंटेन करनी पड़ेगी, और फिर उस तरीके से उनको आगे के लिए, फिर एग्जाम के लिए ये लोग क्या करते हैं, ये बच्चे, तो इस तरीके का एक बड़ा वर्ग है जो जिसको यह है कि 60% 50% मिल जाए, उसके लिए सीरीज आती हैं, वो परचेज कर लिया, उसको पढ़ लिया, उन्होंने ग्रेजुएशन में अपनी डिग्री ले ली। अब ऐसी ग्रेजुएशन करके फिर आप आगे के लिए अपना क्या भविष्य देखना चाहते हैं? फिर बाद में पूछा जाता है भाई हम तो इतनी सी डिग्रियां हमारे पास हैं, हमने ये ले लिया, ये ले लिया, ये कर लिया, हमारे पास रोजगार नहीं है। तो रोजगार का मतलब जब क्वालिटी पूर्ण शिक्षा होगी, जरूरी नहीं रोजगार का मतलब गवर्नमेंट जॉब ही होता है। रोजगार का मतलब होता है कि आपके अंदर वो स्किल होनी चाहिए, वो टैलेंट होना चाहिए कि आप अपनी जो भी मूलभूत आवश्यकताएं हैं उसको पूर्ण करने में सक्षम बन जाए। और उसके लिए बहुत से रास्ते हैं, बहुत से तरीके हैं। यहाँ पर एक भर्ती प्रक्रिया में जाति या पहचान के बजाय योग्यता को प्राथमिकता दिया जाता है। इससे योग्य उम्मीदवार को अवसर मिलता है। इसीलिए इसको आजकल इंडिया के अंदर देखिए, संविधान ने क्या किया है, कॉम्पिटिटिव एग्जाम, और उससे जो संस्था होगी उसकी कार्य क्षमता बढ़ेगी। और ये समानता का वास्तविक उदाहरण है कि हर एक एग्जाम में न जाति देखी जाती है, न पहचान देखी जाती है, सिर्फ रोल नंबर देखा जाता है, क्वालिटी देखी जाती है, उसकी योग्यता देखी जाती है, और उस योग्यता के आधार पर उसका सिलेक्शन होता है। और उससे वो जिस ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जाएगा, उस ऑर्गेनाइजेशन के अंदर एक दिए के रूप में, एक प्रकाश की किरण के रूप में काम करेगा, उसकी क्षमता को बढ़ाएगा। तो इससे होगा क्या, अगर प्रशासन में समानता क्या करता है, निष्पक्षता लाता है, सामाजिक न्याय की बात करता है और समान अवसर प्रदान करने की बात करता है, जिससे सशक्तिकरण, सामाजिक सशक्तिकरण को बल मिलता है। लोगों का प्रशासन पे विश्वास, लोगों के अंदर राष्ट्र के प्रति प्रेम का भाव पैदा करने में भी समानता विशेष रूप से बल देता है। नक्सलिज्म की जो समस्या थी भारत के अंदर, वो कहीं ना कहीं ये भाव की थी कि उनको ये फील आता था कि हमारे साथ समानता का व्यवहार नहीं हो रहा है। आजादी के बाद
जब आजादी देश को मिली, आजादी के लड़ाई में, स्वतंत्रता संग्राम में, वो क्षेत्र कि जिन क्षेत्रों में नक्सलिज्म की समस्या देखी गई, वहां के लोगों का बेहतरीन योगदान था। आदिवासियों ने बढ़ चढ़ करके आजादी के लड़ाई में हिस्सा लिया था, वो चाहे बिरसा मुंडा रहे हों और चाहे अन्य तमाम आदिवासी समूह रहे। बाद में क्या हुआ, आजादी भारत को मिल गई 1947 में। आजादी मिलने के बाद देश कई समस्याओं में उलझ गया। आर्थिक रूप से सबसे पहले बंटवारा हुआ, बंटवारे की समस्या, उसके बाद में फिर पाकिस्तान का हमला, फिर चाइना से युद्ध, फिर पाकिस्तान से युद्ध। इस तरीके से 1970, 71, 72 तक का समय आ गया और हम अपने संसाधनों का सही तरीके से यूटिलाइजेशन नहीं कर पाए, बिखराव की स्थिति में रहे। और फणेश्वर नाथ रेणु जी ने जो लिखा है कि वही क्षेत्र के लोग हैं, पुरिया बिहार में बैठ करके वो आजादी की पूर्व संध्या पे ये बात कर रहे हैं कि आजादी कल सुबह मिलेगी। कैसी होगी आजादी, तुझे कितनी मिलेगी, मुझे कितनी मिलेगी, कैसी होगी, तरबूज जैसी होगी, खरबूज जैसी होगी, लड्डू जैसी होगी, उसका आकार क्या होगा, गन्नी जी आएंगे, कितनी आजादी हमें देंगे, कितनी तुम्हें देंगे। तो एक शब्द होता है जिसको कहा जाता है मोह भंग। जो मोह भंग था, ये 1970 का जो दशक था, बीतते बीतते उस क्षेत्र के लोगों का और कुछ ना कुछ भ्रष्टाचार भी इसमें एक बड़ा कारण रहा। राजीव गांधी जी ने कहा था कि हम 1 रुपया भेजते हैं तो कहाँ कितना पहुंचता है। तो भारत में भ्रष्टाचार की भी समस्या रही, आर्थिक रूप से हम स्टेबल होने में, और विकास का जो रास्ता था वो रुका, जिससे समानता की जो स्थिति थी वो कहीं ना कहीं डैमेज हो गई। कुछ क्षेत्र, जैसे जिन क्षेत्रों में पंचवर्षीय योजनाएं ज्यादा सफल हुई, पंजाब हो गया, हरियाणा हो गया, वो संपन्न होते चले गए। पहली दूसरी पंचवर्षीय योजनाओं का प्रभाव उधर ज्यादा पड़ा। उन क्षेत्रों में जैसे आपका उड़ीसा है, छत्तीसगढ़ है, झारखंड है, आंध्र प्रदेश है, इन सब क्षेत्रों में, बिहार का कुछ क्षेत्र जहां पर इन योजनाओं का, सरकार की स्कीम्स का बेनिफिट नहीं पहुंचा, वहां इक्वलिटी मेंटेन नहीं हो पाई, लोगों का आजादी से मोह भंग हो गया। और जब उनका आजादी से मोह भंग हुआ तो उन्हें ये लगने लगा कि काले अंग्रेज वापस आ गए हैं, गोरे चले गए, काले अंग्रेज आ गए। तो फिर उन्होंने एक नए तरीके की स्ट्रेटजी बनाई और नए तरीके से अपना सारा कुछ सेट करने का, दिल्ली के लाल किले पे फिर से झंडा फहराने का, फिर से आजादी का जश्न मनाने का, इस तरीके की विचारधारा को जन्म देना शुरू कर दिया। तो ये अभाव किस बात का था, समानता का। जब सरकारों को इस बात का पता चला, नक्सलिज्म एक बड़ी समस्या के रूप में उभरने लगा, विदेशी शक्तियां उनको सपोर्ट करने लगी, फिर सरकार ने सबसे बड़ा काम क्या किया, इक्वलिटी मेंटेन करने का प्रयास किया। उन क्षेत्रों में बिजली की व्यवस्था, उन क्षेत्रों में सड़कों की व्यवस्था, शिक्षा की व्यवस्था, स्वास्थ्य के लिए अस्पताल की व्यवस्था, यानी मूलभूत जो आवश्यकताएं थी उनकी पूर्ति के लिए तेजी से प्रयास किया गया। और चूंकि उस बीच में उनका आक्रोश, गुस्सा सब बढ़ चुका था, अशांति बढ़ चुकी थी, वो दूसरी दिशा में बढ़ चुके थे। तो कई गतिविधियां ऐसी आपको देखने को मिलेंगी नक्सलिज्म की, जिसमें बड़े बड़े नेता, काफी संख्या में अर्धसैनिक बल, सैनिक बल, सबको अपनी जान गंवानी पड़ी। लेकिन अब जाकर के स्थिति काफी कंट्रोल, कारण समानता की भावना को डेवलप किया गया, उन्हें भी एहसास कराया गया। ना जाने कितने नक्सलियों ने समर्पण कर दिया और वो मुख्य धारा से जुड़ गए, और अब जो उनकी सोच थी उसमें बदलाव आना शुरू हो गया है, और ये घटनाएं बिल्कुल ना के बराबर है। तो मतलब कहने का ये है कि जो आप देख रहे थे समानता का सिद्धांत, ये बहुत गहरा है। समानता का सिद्धांत अगर रियल में एज ए ब्यूरोक्रेट जिस गद्दी पे, कुर्सी पे आप बैठे हैं, वहां से अगर आप अप्लाई करने का प्रण लेकर के बैठेंगे कि हम इक्वलिटी, हम स्वतंत्रता, हम न्याय को किसी भी मूल्य के साथ समझौता नहीं करेंगे, तो आप देखेंगे कि लोगों का जो सेटिस्फेक्शन लेवल होगा, आपकी तरफ लोगों का जो अट्रैक्शन होगा, आपके लिए उनकी आंखों में जो चमक होगी, उसको वास्तविक रूप में आप महसूस कर पाएंगे। और उसमें एक गहरा रसास्वादन होता है, जिस जो संतुष्टि, जो आत्म आत्म संतुष्टि, सुकून कहीं नहीं मिल सकता आपको, वहां वो नजर आएगा। इसी तरीके से उन्होंने महिला शिक्षा का समर्थन किया। ये वो समय है 1875 का। इसके पहले ईश्वर चंद्र विद्यासागर और राजा राम मोहन राय ने विशेष रूप से प्रयास किया है। ईश्वर चंद्र विद्यासागर का महिलाओं की शिक्षा के लिए, उनके सशक्तिकरण के लिए योगदान बहुत ही अविस्मरणीय है। उसके साथ साथ 1875 में आप देखेंगे स्वामी दयानंद सरस्वती को कि उन्होंने महिला शिक्षा पे जोर दिया। इसी बीच में आप हम लोग चर्चा करेंगे आगे, महिला शिक्षा के लिए ज्योतिबा फूले और उनके साथ उनकी पत्नी ने कदम से कदम मिला करके बहुत प्रयास किया, और उन्हें भी आपको अलग से पढ़ना समझना है। उन्होंने
उन्होंने कहा कि समाज तभी आगे बढ़ सकता है जब महिलाएं शिक्षित हों। हमारी आधी आबादी है, और सबसे बड़ी चीज है कि महिला प्रथम शिक्षक है। जो माँ है वो पहली शिक्षक है किसी भी अगली पीढ़ी की, यानी बच्चे की पहली शिक्षिका माँ है। और अगर वो शिक्षित है तो रोशनी तो वहीं से उसके मस्तिष्क में प्रवेश कर जाएगी। बाल विवाह पर्दा प्रथा का उन्होंने विरोध किया, महिलाओं के अधिकारों का समर्थन किया। एक गांव में लड़कियों की पढ़ाई बंद कर दी जाती है, एक शिक्षक और अधिकारी मिलकर के अभियान चलाते हैं, लड़कियों को शिक्षा मिलती है और वो भविष्य में शिक्षक डॉक्टर बन करके समाज के लिए एक रोशनी का काम करती हैं, एक दिशा का काम करती हैं। जब आधी आबादी शिक्षित नहीं होगी, सशक्त नहीं होगी, तो फिर आप कैसे सशक्त होने की, सशक्त राष्ट्र, सशक्त समाज बनने की कल्पना कैसे कर सकते? ये तो संकीर्णता थी जो लंबे समय तक हम हमारे देश ने सही। महिलाओं को वैदिक काल में जो स्वतंत्रता मिली थी, सभा समिति विदत नामक संस्थाएं थी। सभा समिति विदत थी, आज के लोकसभा राज्यसभा जैसी संस्थाएं थी। ये कौन राजा होगा कौन नहीं होगा उस पर निर्णय लेती थी, बड़े बड़े निर्णय सभा समिति विदत जैसी संस्थाएं लेती थी, और जिसमें महिलाओं की हिस्सेदारी बढ़ चढ़ करके होती थी। उत्तर वैदिक काल आता है तो विदत खत्म हो जाती है, सभा और समिति जैसी संस्थाओं को कमजोर कर दिया जाता है, महिलाओं को उसमें प्रवेश वर्जित कर दिया जाता है, महिलाओं को शिक्षा से वंचित कर दिया जाता है, उनको समाज घर की चहर दीवारियों में कैद कर देता है। और भारत के लिए अगर देखा जाए तो विडंबना की शुरुआत उत्तर वैदिक काल से फिर शुरू हो जाती है, क्योंकि धीरे धीरे सनही रूप में आपने अपनी एक आंख बंद कर ली, और फिर उसका प्रभाव आगे के समाज में, ऐसे कई समाज हैं जिन्होंने महिलाओं को तवज्जो दिया और उनके लिए बढ़ चढ़ करके वो सामने रहे, इतिहास में आप उसे देखेंगे। लेकिन जो उत्तर वैदिक काल की परंपराएं थी वो हमारे समाज का एक अभिन्न अंग बन गई, और उसमें धीरे धीरे कुरीतियों ने प्रवेश करना प्रारंभ कर दिया। जैसे जैसे समय बीतता गया उसको लागू करने में समाज के कुछ ठेकेदारों ने विशेष रूप से अपना रोल प्ले किया, और बाद में आते आते जैसे मुगलों के समय में, दिल्ली सल्तनत के समय में शिक्षा को विशेष कोई महत्व नहीं दिया गया, भारत के लोगों को शिक्षित करने पर कोई बल नहीं दिया गया, जिससे तकनीकी विकास बाधित हो गया, वैज्ञानिक विकास बाधित हो गया। दिल्ली सल्तनत का अंत इसलिए हुआ क्योंकि उनको तोपों का सही से ज्ञान नहीं था, उनको तकनीकी विकास में वो अक्षम हो गए। बाबर तोप लेकर के आया, इनके पास हाथी थे, बड़े बड़े भाले थे, घोड़े थे, लाखों की संख्या में फौज थी। 10,000 की फौज लेकर के बाबर ने पूरा का पूरा इब्राहिम लोदी की सेना छिन्न भिन्न कर दी, और थोड़ी देर में युद्ध समाप्त हो गया। और समाप्त हो गए। शिक्षा वो ज्ञान था, तोप क्या थी, ज्ञान था, तोप कुछ और नहीं था, वो नॉलेज था। और बाद में मुगलों में वही समस्या रही कि उन्होंने शिक्षा को बढ़ावा नहीं दिया, तो तकनीकी विकास उनका बाधित हुआ। और जब अंग्रेज आए तो अंग्रेज उनसे ज्यादा आगे निकल गए तकनीकी विकास में, और फिर उन्होंने उन्हें डिफीट कर दिया। तो सबसे बड़ा अगर आप हथियार देखोगे इतिहास में तो वो शिक्षा है, और शिक्षा समाज के हर अंग के पास होनी चाहिए। शिक्षा एक ऐसा माध्यम है जिसको जितना ज्यादा आप फैलाएंगे, जितना ज्यादा उसको समाज के अंदर डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, उतना उसका आयाम बढ़ता जाता है, उतना उसका विकास होता है। तो शिक्षा बांधने की विषय वस्तु नहीं है। हमारे समाज ने शिक्षा को बांधने का प्रयास किया कि एक वर्ग विशेष शिक्षा पर अपना अधिकार रखेगा, उससे शिक्षा ही संकीर्ण हो गई, शिक्षा का दायरा सीमित हो गया। वो शिक्षा विज्ञान विहीन हो गई, तर्क विहीन हो गई, संवाद विहीन हो गई, लोगों की कनेक्टिविटी विहीन हो गई। ऐसी शिक्षा जो सिर्फ और सिर्फ आर्थिक और अपने लाभ पर ही केंद्रित हो गई, फिर उस शिक्षा का कोई महत्व नहीं रह गया। और वो शिक्षा लोगों को सशक्त बनाने में विफल रही, और उसका परिणाम क्या हुआ कि अंग्रेज आए और अंग्रेजों को लगा कि हमें तो यहाँ सिर्फ सिर्फ व्यापार करना है। लेकिन उन्हें दिखाई दिया कि ये समाज तो पूरी तरीके से जकड़ा हुआ है, और जकड़ा हुआ समाज, अज्ञानता के अंधकार में घिरा हुआ समाज कभी भी सशक्त हो ही नहीं सकता, और शक्ति कभी शून्य होती नहीं। जहां शक्ति होगी वहां शून्यता होगी, वहां शक्ति स्थान ले लेगी। जहां शक्ति आएगी शक्ति की ही पूजा होनी शुरू हो जाएगी, और लोग शक्ति के प्रति वो उस भाव में चले जाएंगे। अंग्रेजों को बहुत सहजता के साथ भारत मिला है, और अंग्रेजों ने उसका पूरा दोहन किया। आपको निशानी देखनी हो अपने दोहन की तो आप कोहिनूर हीरे को देख सकते हैं। वो जब तक वहां उनके पास है, वो आपकी अज्ञानता, आपके पिछड़ेपन, आपके बटे हुए आपके समाज की वो कमियों को प्रदर्शित करता है, जिस कमियों का नतीजा था कि कोहिनूर जैसा रत्न यहाँ से निकल करके अंग्रेजों के पास तक गया, और आज उनके म्यूजियम में और महारानी जो भी बनती हैं उनके मुकुट का वो एक हिस्सा है। तो इस महिला में शिक्षा अगर है तो लैंगिक समानता होगी, सामाजिक विकास होगा, और महिला सशक्तिकरण को ये बढ़ावा देगा।
राष्ट्रभक्ति की बात उन्होंने किया। वो दौर था 1875 का, जिस दौर में देश गुलाम था। और मैंने आपको बताया कि पूरा 1800 से लेकर के 1900 तक का जो समय है, ये पुनर्जागरण का काल है। पुनर्जागरण का मतलब जो सो गया है उसको फिर से जगाना, मतलब कभी जगा था फिर सो गया, उसको जगाना। किसको? समाज को। समाज का पुनर्जागरण हो रहा है। और इसमें न जाने कितने लोगों ने अपना जीवन पूरा समर्पित कर दिया। राजा राम मोहन राय, ईश्वर चंद्र विद्यासागर, ज्योतिबा फूले, स्वामी दयानंद सरस्वती और फिर स्वामी विवेकानंद जैसे लोग आए और पूरे 100 साल तक लोगों को जगाते रहे। राष्ट्रभक्ति की भावना का विकास भी कर साथ साथ करने की कोशिश की गई। बिना शिक्षा के राष्ट्रभक्ति आ ही नहीं सकती। भारत तो हमेशा टुकड़ों में बटा रहा। दक्षिण भारत न दिल्ली सल्तनत के काल में हिस्सा बन पाया भारत का, न ही मुगल काल में। ये तो बाद में हम जो आज अखंड भारत देखते हैं उस रूप में हम पूरा भारत को शामिल करके देख पाते हैं, जिसमें सारा एरिया हमारा शामिल होता है। तो स्वामी उन्होंने लोगों को देश के लिए काम करने की प्रेरणा दी। उनका मानना था कि राष्ट्रहित सर्वोपरि होना चाहिए। और जब लोगों को ज्ञान हुआ तब उन्हें पूरे अखंड भारत की और भारत माता की छवि का ज्ञान हुआ। और फिर पूरा भारत एक सूत्र में, एक माला के रूप में पिरो उठा। और फिर उसका स्वरूप वो है आज जो आप देखते हैं। एक अधिकारी जो है वो निजी लाभ के बजाय सरकारी संसाधनों का सही उपयोग करता है। अगर राष्ट्रभक्ति की भावना है उसके अंदर, वो देशभक्ति को प्राथमिकता देता है, विकास कार्यों को तेजी से पूरा करता है। राष्ट्रहित जो है वो सर्वोपरि है। इससे ईमानदार प्रशासन होगा, सार्वजनिक रूप से क्या होगा? सेवा का भाव होगा। स्वावलंबन की बात किया उन्होंने, और बाद में इसको गांधी जी ने भी आधार बनाया। आत्मनिर्भरता पे उन्होंने जोर दिया। व्यक्ति को मेहनत करनी चाहिए, दूसरों पे निर्भर नहीं रहना चाहिए। जो आपकी मूलभूत आवश्यकताएं हैं उसे व्यक्ति को खुद पूरा करना चाहिए। और इससे क्या होता है कि व्यक्तित्व में निखार आता है, कॉन्फिडेंस बढ़ता है और निर्भरता घटती है। जैसे आज ऊर्जा पर जो निर्भरता है, अब हमारी ऊर्जा पर निर्भरता विदेशों पे इतनी ज्यादा है कि ईरान और अमेरिका के इस वार में आप देखिए देश के अंदर ऊर्जा संकट को लेकर के एक बड़ी त्रासदी जैसी स्थिति पैदा हो गई। लोगों के अंदर अब इस समय जितनी गाड़ियां रोड पे चल रही हैं, आप चेक करेंगे तो लगभग सबका फ्यूल टैंक फुल होगा, सबका फ्यूल टैंक पूरा होगा। इसका रीजन क्या है? लोगों में ऊर्जा की जो डिपेंडेंसी है वो एक डर का भाव पैदा करती है कि कल को स्थिति अगर ऐसी हुई तो हमें कैसे सरवाइव करेंगे। तो हमें इसको आत्मनिर्भर बनाना है। कैसे बना सकते हैं? तो सोलर पैनल का उपयोग किया जाए। उसके अलावा ढेर सारे टेक्निकल डेवलपमेंट किए जाएं जिससे कि हम अपनी ऊर्जा जरूरतों पे सक्षम हो सकें, दूसरों पे हमारी निर्भरता कम हो जाए। एक युवक नौकरी के इंतजार के बजाय छोटा व्यवसाय शुरू करता है, धीरे धीरे सफल होता है, दूसरे को रोजगार देता है। ये आत्मनिर्भरता है। आत्मनिर्भरता, स्वावलंबन से आत्मनिर्भरता आती है, नेतृत्व करने की क्षमता डेवलप होती है, जिम्मेदारी की भावना का विकास होता है। ये सारी चीजें इसमें शामिल होती हैं। उन्होंने भी कर्मवाद का सिद्धांत बताया, कर्म को जीवन का आधार बनाया, निष्कर्म नहीं होना है। देखिए, अगर नियतिवाद के कॉन्सेप्ट को सही माना जाए कि सब कुछ तय है, आप एक तिनका भी इधर का उधर नहीं कर सकते, जो होना है वो होगा। आप जरा सा भी चेंज नहीं कर सकते। लेकिन आपका जो कर्तव्य है वो कर्म के प्रति है। उसका मतलब ये नहीं कि आप निष्कर्म होकर के पड़े रहें। आपके जीवन का आधार कर्म है। अगर आप कर्म नहीं करेंगे तो व्याधियां आपको घेर लेंगी, शरीर में रोग आ जाएंगे। और कर्म जीवन का आधार है। नेचर ने आपको ऐसा बनाया ही है कि आप बैठ नहीं सकते। जो भूख नेचर ने प्रोवाइड कर दी है, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया पौधे कर सकते हैं। नेचर को जरा सा तो चेंज करना था। आपके भी शरीर पे कुछ पत्तियों जैसे क्लोरोफिल और ग्रीन जो है लीफ बना दिए गए होते। हर व्यक्ति को भूख लगती, धूप में चला जाता, घंटे डेढ़ घंटे में प्रकाश संश्लेषण की क्रिया पूरा कर लेता और पेट भर जाता, ऊर्जा जरूरत पूरी हो जाती। ऐसा नहीं किया है नेचर। तो ऐसा नहीं किया है तो कर्म के लिए आपको प्रेरित किया है। भूख को आप कंट्रोल नहीं कर सकते। ये नेचर का दिया हुआ एक ऐसा मनुष्य के लिए जीवन जीने का आधार है भूख। उसे आप रोक नहीं सकते और उसके लिए आपको कर्म करना होगा। उन्होंने कहा कि कर्म के अनुसार ही फल मिलेगा। जैसा आप कर्म करेंगे वैसा आपको फल मिलेगा।
किस तरीके का आपको भोजन करना है, उसके लिए खेत में आप वैसा कर्म करिए। गेहूं खाना है, जौ खाना है, मक्का खाना है, जो आप बोएंगे वही फल मिलेगा। आपका बगीचा है, उसमें अगर आपने आम का फल पेड़ लगा रखा है, अमरूद लगा रखा है, तो आपको वही मिलेगा। अब आम के पेड़ में अगर आप सोचे कि सेब का फल हो जाए, तो वो संभव नहीं है। एक छात्र नियमित पढ़ाई करता है, परीक्षा में अच्छे अंक प्राप्त करता है, ये उसके कर्म का परिणाम है। और ये कर्म का फल मिलना तय है। जो आप प्रयास करेंगे उसका रिजल्ट आपको मिलेगा, ये निश्चित। तो इसलिए कर्म को आधार बना करके आपको आगे की तरफ बढ़ना है। मेहनत की भावना, जिम्मेदारी की भावना, लक्ष्य प्राप्ति का भाव, ये सारी चीजें कर्मवाद से डेवलप होता है। सामाजिक सुधार की बात उन्होंने किया। समाज में सुधार के लिए उन्होंने ताउम्र काम किया, कुरीतियों को समाप्त करने का प्रयास किया। अंधविश्वास हो, लोगों के बीच में शादी विवाह, बाल विवाह को लेकर के, विधवा विवाह को लेकर के, महिलाओं के अधिकारों को लेकर के, जितनी भी चीजें थी उसमें सब में एक अधिकारी बाल विवाह रोकने के लिए अभियान चलाता है। इससे समाज में बदलाव आता है, सामाजिक जिम्मेदारी बढ़ती है, सुधारवादी सोच होती है, जनहित का कार्य होता है। और इससे जो पिछड़ा हुआ समाज है, जहाँ जागरूकता का अभाव है, वहाँ जागरूकता डेवलप होती है। एक बाल विवाह अगर आपने रुकवा दिया, तो आप समझिए आपने एक प्रकाश की किरण पैदा कर दिया, एक बल दे दिया उस समाज को, जो समाज हो सकता है उस बच्ची के माँ और बाप उससे सहमत ना हो। लोग दबाव बना रहे हैं कि नहीं करना होगा, गांव वाले दबाव बना रहे हैं, रिश्तेदार दबाव बना रहे हैं। और ऐसे में अगर आप एक बल के रूप में पहुंच गए, तो वो बल उस गांव, उस क्षेत्र के लिए एक नजीर बन जाती है। फिर आगे के लोग उस तरीके की चीजों को फॉलो अप करने लगते हैं। नैतिक जीवन की उन्होंने बात किया कि नैतिक जीवन जीना चाहिए। सत्य, ईमानदारी और अनुशासन को उन्होंने महत्वपूर्ण बताया कि इन नियमों पर अपने जीवन को चलाया जाए, सत्य के साथ में, ईमानदारी के साथ में और अनुशासन के साथ में। हमने आपको पहले भी बताया है कि मोटिवेशन से ज्यादा जरूरी डिसिप्लिन। अगर आप डिसिप्लिन में रह करके काम करें, तो ये कहीं ज्यादा प्रभावी हो जाता है। मोटिवेशन थोड़े समय के लिए होता है, लेकिन अगर आपने तय कर लिया कि मुझे 6 बजे सुबह उठना है, और रात में 10 बजे सो जाना है, 10:30 बजे सो जाना है, और इस पर आपने सारी चीजें फॉलो अप कर ली, 7 बजे से मुझे लग जाना है, चाहे योग प्राणायाम करना है 1 घंटे, उसके बाद में फिर पूरी तरीके से प्रॉपर होके अपना सारा टाइमिंग करना है। तो इससे क्या होगा, जो चीज आप रूटीन में आ गई, तो वो धीरे धीरे, चाहे मोटिवेशन हो या ना हो, वो आपका काम बन गया कि हमें 3 घंटे एक शिफ्ट में पढ़ाई करनी है, तो आप पढ़ेंगे, कुछ भी पढ़ेंगे, लेकिन गहराई के साथ में पढ़ेंगे। एक अधिकारी रिश्वत लेने से मना करता है, तो इसका मतलब क्या है कि उसके पास एक बल है। कौन सा बल? नैतिक बल। और वो ईमानदारी वाले बल का प्रयोग कर रहा है, ईमानदारी की तरफ बढ़ रहा है अपने नैतिक बल के आधार पे। एथिक्स में अगर इसके यूज की बात करें, तो देखिए, इससे ईमानदारी, नैतिक जीवन से अनुशासन और नैतिक प्रशासन का विकास होता है, जो अंत में लोगों के बीच जो आपकी छवि है उसमें सबसे बड़ा सुधार लाने का प्रयास करता है। तो आपने क्या क्या जाना, स्वामी दयानंद सरस्वती की शिक्षाएं आज भी नैतिक जीवन, सुशासन, सिविल सर्विसेज के लिए अत्यंत प्रासंगिक है। उन्होंने सत्य, समानता, शिक्षा, महिला सशक्तिकरण, अंधविश्वास का विरोध और राष्ट्रभक्ति पर आधारित समाज की कल्पना किया। उनकी विचारधारा व्यक्ति को ईमानदार, जिम्मेदार और संवेदनशील बनाती है। यदि इन शिक्षाओं को प्रशासन और दैनिक जीवन में अपनाया जाए, तो समाज में न्याय, पारदर्शिता और नैतिक मूल्यों की स्थापना संभव है। स्वामी दयानंद सरस्वती की शिक्षाएं केवल धार्मिक नहीं थी, बल्कि व्यवहारिक है, नैतिक है और प्रशासनिक जीवन का मार्गदर्शन भी प्रदान करती हैं। उम्मीद करते हैं कि आपने इनकी शिक्षाओं को समझ लिया होगा, और पुराने जितने विचारक और महापुरुष हैं, उनकी विचारधारा से भी आपने इसको जोड़ करके महसूस किया होगा, और इसे भी अपने जीवन का हिस्सा बनाने का आप प्रयास करें। जिस चीज को आप अपने जीवन का हिस्सा बना लेंगे, उसके लिए बोलना, उसके लिए लिखना आपको बहुत आसान हो जाएगा। एक सिविल सर्विसेज की तैयारी करने वाले बच्चे के लिए सबसे ज्यादा जो जरूरी होता है कि वो उस तरीके का जीवन जीना स्टार्ट कर दे। जो हम बनना चाहते हैं, वो पात्रता अपने अंदर सबसे पहले लाएं। तो जो पात्रता हमारे अंदर आ जाएगी, तो वो जो पात्र हम चाहते हैं वो अपने आप आके उसके अंदर सेट हो जाएगा। तो पात्रता लाने के लिए आपके जीवन में सोने का समय फिक्स होना चाहिए, जागने का समय फिक्स होना चाहिए, काम का समय फिक्स होना चाहिए, आपकी विचारधारा वैसी फिक्स होनी चाहिए, और उसी के तरीके से आपको अपने जीवन में अनुकरण शुरू करना चाहिए। जब सारी चीजें वैसी होने लगेंगी, तो फिर आप पात्र बन जाएंगे। तो उस पात्र के अंदर वो सारी चीजें आनी शुरू हो जाएंगी जो उसकी रिक्वायरमेंट है। अदरवाइज अगर वो पात्र तैयार नहीं है, अब आपके पास कोई चीज आ गई जो आप चाहते हैं, तो रखेंगे कहाँ? वो समाएगा ही नहीं। पहले पात्र रेडी हो। पात्र का खाली होना जरूरी है, पात्र का बनना जरूरी है। पात्र बना नहीं
या पात्र भरा हुआ है तो उसके अंदर कोई भी चीज डाली नहीं जा सकती है। तो अपनी पात्रता के लिए इन सारे विचारों को, जो एथिक्स के विचार हैं, नैतिक विचार हैं, इनको अपने जीवन में समावेशित कीजिए। इसमें अनुशासन का विचार, इसमें संयमित होने का विचार, इसमें समर्पित होने का विचार, कंसिस्टेंसी का विचार, सत्य का विचार, ईमानदारी का विचार, है ना। ये सारी चीजें आपके अंदर गहराई तक आनी चाहिए। और जब ये सब चीजें गहराई से आएंगी, तभी आप अपने आप को एक जिम्मेदार, तभी आप अपने आप को संवेदनशील बना पाओगे। तो जो काम आज आप करोगे, वही काम, वैसे ही काम आपको आगे भी जीवन में करना है। तो अब आप वहाँ का जो पद है वो एक जिम्मेदार पद है, एक संवेदनशील पद है। और जब जिम्मेदारी और संवेदनशीलता आपके अंदर तब आएगी जब आज आप जो कंटेंट, जो मैटर, जो सारी चीजें, जो नॉलेज आप गेन करें, उसको लेकर के भी संवेदनशील रहोगे, तभी पात्रता का विकास होगा। तो खुद को इस रास्ते पे चलाने का प्रयास करिए। बाकी जो जो चीजें आप पढ़ते चल रहे हैं, उसके लिए एक शॉर्ट में नोट्स बनाते चलिए, उसको जब तब रिवाइज करते रहिए। रिवीजन सबसे बड़ी चीज है। रिवीजन इस एग्जाम का आधार है। और सबसे बड़ी चीज ये है कि रिवीजन आपके ब्रेन के लिए सबसे सुटेबल चीज है। आपका ब्रेन सबसे ज्यादा इंजॉय करता है रिवीजन को। और जितना ज्यादा रिवीजन करेंगे, जैसे ब्रेन का अपना एक सिस्टम है, उसमें जैसे घर में आप सारी चीजें इधर उधर फैला के रखे हुए हैं। आप घर से कॉलेज गए, स्कूल गए, ऑफिस गए, तो घर में मम्मी लोग सफाई करती हैं, तो उसमें तमाम चीजों को वो साफ कर देती हैं और हटा दी जाती हैं। वैसे ही हमारे बॉडी का इम्यून सिस्टम भी है, वो डेली सफाई कर देता है। तो जब आप घर में डेली एक ही चीज को, जो हट गई फिर से उसको वहीं रख रहे हो, हट गई फिर से वहीं रख रहे हो, या इन्फॉर्म कर रहे हो कि ये इंपॉर्टेंट है, तो फिर उसको नहीं हटाया जाएगा, वो वहीं रहेगी, बाकी चीजों को हटाया जाएगा। तो रिवीजन क्या करता है, वही सेम काम करता है। जैसे आज आपने पढ़ा और आपने इसको छोड़ दिया, तो रात में जब आप सो जाओगे, आपका इम्यून सिस्टम पूरी मेमोरी को चेक करेगा, तो वो फाइल्स जो ज्यादा जरूरी नहीं है वो सारी डिलीट करेगा। आप भूलोगे नहीं तो जियोगे कैसे? तो भूलना भी जीवन का हिस्सा है, वो भी एक अच्छी चीज है। तो वो आपकी उस फाइल को भी डिलीट कर देता है जो काम की है, जो आपने पढ़ा था। लेकिन जब आप बार बार उसका रिवीजन करते हैं, तो वही फाइल बार बार वहां पहुंचती है। तब ब्रेन को ये पता चल जाता है, इम्यून सिस्टम को, ये फाइल इंपॉर्टेंट है, ये बार बार मल्टीपल टाइम्स है, इसको डिलीट नहीं कर। फिर उसका वो डिलीट करना छोड़ देता है। ये है रिवीजन का महत्व। तो फिर वो आपके लिए परमानेंट हो जाएगी। तो ऐसे रिवीजन ही वो तरीका है जिसके जरिए आप अपनी मेमोरी में चीजों को परमानेंट कर सकते हैं। और जब कोई चीज परमानेंट हो जाती है, तो जब परमानेंट होगी, उसमें स्थायित्व आएगा, तो वही रुका रुका नहीं रहेगा। फिर वो विचार जो है ना और गहरा होगा, और उसमें से ब्रांचेज निकलेंगी, और ज्यादा शाखाएं होंगी, और ज्यादा वो पुष्पित होगा, उसमें तमाम तरीके का विस्तार शुरू हो जाएगा। तो जब ऐसी अवस्था आ जाती है, फिर आप आंसर राइटिंग करेंगे, आप बोलेंगे, आप सोचेंगे, सब कुछ उसी अनुकूल होने लगेगा, जैसा होना चाहिए। ठीक। तो बिल्कुल प्रसन्नचित होकर के आंतरिक मजबूती के साथ अपना काम करिए। कल की क्लास में फिर हम लोग मुलाकात करेंगे। धन्यवाद।